Hello everyone, welcome to my channel The Good Doctor. Uh, Here I will be discussing about the UPSC CMS 2025 uh, question paper, PETS question part, and uh, the video will be divided in three parts because it gets too lengthy as I am describing the topic in full detail. So that it will be very useful for you. Uh, this is the first part. Let's go. Hello everyone. Here I am to discuss about the UPSC CMS 2025 exam. Paper 1 discussion first. I had got the Set D section from my friend. So I will discuss the question paper in the pattern of Set D. There are 75 repeated topics out of 120 in paper 1. Paper level is slightly tougher according to Google and my friends. First we will discuss about pediatrics. There are 24 questions. 18 out of 24 questions are multiple choice questions. According to repeated topics from last year, 7 out of 24 questions are direct repeats. Repeated topics are genomic imprinting, IMNCI, autism, RBSK, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, डेंजर साइंस, ADHD, attention deficit hyperactive syndrome, and ARI, pneumonia. Developmental milestones, they are repeated every year. One or two questions from this year, two questions are there. Electrolyte imbalance and vaccines, these are the repeated topics. Reference for answers for my discussion is OP Ghai, and my discussion pattern will be reading of questions in proper manner and correct answer, then discussion of topic and their options, so that आपको कॉपी किताब पेन कुछ उठाने की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ इसे देखेंगे तो आपको वो टॉपिक शायद थोड़ा सा याद रह जाए, लेकिन खुद तो मेहनत करनी ही पड़ती है ना. तो देन वाई इट इज़ करेक्ट ऑप्शन एंड वाई अदर्स इन ऑप्शंस आर incorrect. In this way we will discuss the question paper. Paper 1 Pediatrics Set D. Question number 97. Which one of the following oral drugs may be used in the management of superrefractory status epilepticus? We will underline the important words oral drugs and superrefractory status epilepticus. Then move to the options: clonazepam, clobazam, lamotrigine, and topiramate. Don't look into the marked answer because it is already marked by my friend. In this question we have to first know about the superrefractory status epilepticus. Starts with सीजर. सीजर का मतलब क्या होता है? जैसे हिंदी में दौरा, मिर्गी, ये कह देते हैं. तो सीजर एक तरह की एक एबनॉर्मल पैरोक्सेसिमल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है इन द ब्रेन विद मोटर, सेंसरी, बिहेवियरल, ऑटोनॉमिक मैनिफेस्टेशंस. ये 5 ईयर चिल्ड्रंस में एटलीस्ट अबाउट 5% लोगों में देखी जाती है, बच्चों में देखी जाती है. स्टेटस एपिलेप्टिकस की बात करें, अगर यही एबनॉर्मल पैरोक्सेसिमल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अगर मोर देन 30 मिनट्स होती है या फिर मल्टीपल सीजर्स होते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ ड्यूरेशन विदाउट रीगेनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इन बिटवीन, तो उसको स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं. जो सिंगल कन्वल्जन होता है, सिंगल कन्वल्जन यूजुअली कब तक लास्ट कर जाता है? एटलीस्ट 5 मिनट्स में. ठीक है, फॉर लेस देन 5 मिनट्स का होता है. लेकिन वहीं अब हम बात करें तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, मतलब एपिलेप्सी से होता क्या है ऐसा? एपिलेप्सी से
हमारे मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, न्यूरो डेवलपमेंटल सिक्वेली, और 10% केस में तो डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसका हायर वर्जन, रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस। रिफ्रैक्टरी का मतलब क्या है कि दोबारा होना। ठीक है, तो ये सीजर जो है हमने परसिस्ट कर रहे हैं, हमने फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स यूज़ कर लिए, बेंजोडाइजेपिन, और एक उसके साथ अप्रोप्रिएट एंटी कन्वल्सेंट भी यूज़ कर लिया, बट फिर भी सीजर परसिस्ट करता है, तो उसको रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। अगर इसके भी एक और हायर वर्जन होता है, सुपर रिफ्रैक्टरी एपिलेप्टिकस, जिसका हमारा क्वेश्चन था। तो सुपर रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस कब कहते हैं? जब हम एनेस्थेटिक ड्रग्स यूज़ कर चुके हैं लेकिन उसके यूज़ करने के बाद भी हमारा सीज़र कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। एक एक्यूट सीज़र के साथ हमारे पास पेशेंट आया। ये जो मैंने टेक्स्ट लिया है वो ओपी गाइड से है। ठीक है, तो मैनेजमेंट गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि एक्यूट सीज़र के साथ अगर हमारे पास कोई पेशेंट आया तो हमें सबसे पहले उसका ABC मेंटेन करना है। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में हम हमेशा यही करते हैं, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन पहले मेंटेन करना है, और उसका ऑक्सीजन लेवल देना है ताकि ऑक्सीजन जो सैचुरेशन है वो मेंटेन कर पाए। ठीक है, उसके बाद अगर ज़रूरत है तो, है ना, उसके बाद हम तुरंत, हमारे जो सीजर का मेन कॉज होता है वो या तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, ग्लूकोज होता है, और कैल्शियम। जैसे कि मैं एज अ मेडिकल ऑफिसर अभी जॉब कर रहा हूँ, मैंने पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में काफ़ी काम किया, तो उससे मैंने ये सीखा कि मेन कॉज जो होता है या तो ग्लूकोज होता है या फिर कैल्शियम होता है, और मैग्नीशियम में भी द कॉज। देन हमें LFT, KFT एंड उसके ब्लड काउंट्स कराने चाहिए, और या फिर कोई अदर कोई टॉक्सिकोलॉजी है तो वो देखनी है। तो इस केस में ये इन्वेस्टिगेशन हमने भेज दी, हमें सीजर को अबॉर्ट भी तो करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या देंगे, बेंजोडाइजेपिन्स देते हैं। फर्स्ट लाइन हमारे बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं, लोराजिपाम एंड मिडाजोलम। ये दोनों IV दिए जाते हैं 0.1 mg/kg। अगर सीजर तब भी अबॉर्ट नहीं करा तो हम दोबारा इसको रिपीट कर सकते हैं 5 मिनट बाद। अप टू 2 डोज ही मैक्सिमम दिए जाते हैं। और साथ साथ में जो हमारी ब्लड रिपोर्ट्स आई उसके साथ, जैसे कि हमें ग्लूकोज पता पड़ा, कैल्शियम पता पड़ा, तो हमें उसको भी मेंटेन कराना है। ठीक है, इन सब के बाद भी हमारा अगर सीजर कंटिन्यू करता है तो हम फिर IV फेनेटाइन और फॉस्फेनेटाइन पे जाएंगे। इनका डोजेज 20 mg/kg इन्फ्यूज़न रहता है, और अगर फिर भी अबॉर्ट नहीं करता है तो हम इसे रिपीट करेंगे 10 mg/kg की। फिर इसके बाद सोडियम वैल्प्रोएट, लेवेसिटाम, ये भी सोडियम वैल्प्रोएट 20 से 40 mg/kg IV इन्फ्यूज़न रखा जाता है। लेवेसिटाम की बात करें तो ये 20 से 60 इन्फ्यूज़न रखा जाता है एट कितने रेट पर, 5 mg/kg पर मिनट। ठीक है, IV फिनोबार्बिटॉन देते हैं इसके बाद, अगर तब भी अबॉर्ट नहीं करा तो, है ना। एंड उसके बाद हम एनेस्थेटिक ड्रग्स पे आते हैं, मिडाजोलम। ये जो हैं हमारे ICU केयर में दिए जाते हैं। देखो गाई में सब दिया है लेकिन ये कितना साइड में दे दिया है तो हमारा कभी कभी ध्यान नहीं जाता, इसलिए मैंने इस चीज़ को मार्क किया। मिडास देंगे, ये 1 से 30 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट इन्फ्यूज़न दिया जाता है। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, इन्फ्यूज़न दिया जा रहा है। ऊपर क्या दे रहे थे, IV दे रहे थे 0.1 mg/kg, ये एक्यूट सीजर में दिया जा रहा था। और अब ये है कि सुपर रिफ्रैक्टरी सीजर, मतलब हमने इतने सारे ड्रग्स यूज़ कर लिए लेकिन फिर भी हमारा सीजर अबॉर्ट नहीं करा, तो हम मिडास पे आएंगे, IV इन्फ्यूज़न। ठीक है, और उसके बाद कोमा इंड्यूस्ड फिनाबार्बिटॉन, थायोपेंटोन या फिर प्रोपोफॉल इन्फ्यूज़न यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर ये भी यूज़ नहीं, काम नहीं करे, मतलब अबॉर्ट, हमारा सीजर अबॉर्ट नहीं किया, तो हम IV केटामिन और ओरल टोपरामेट पे जाएंगे। ठीक है, ये है मेन ट्रीटमेंट ऑफ द सुपर रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस। हमारा जो क्वेश्चन था वो सुपर रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस पे था, तो उसमें ओरल, देखो क्वेश्चन को कितना इजी बनाया गया है ना। ओरल ड्रग्स कह के ही आंसर हमारा क्या हो गया, टोपिरामेट हो गया, है ना। ठीक है, ओरल टोपिरामेट इज द आंसर। अब
इस चीज़ को हमने इतने अच्छे से पढ़ लिया, एक बार और देख लेते हैं। मैंने नोट्स बनाए थे ताकि अगर हमें याद ना रहे तो दोबारा देख सकते हैं। स्टेटस एपिलेप्टिकस एक लाइफ थ्रेटनिंग न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जो करेक्टराइज्ड बाय कंटिन्यूस और रैपिड सिक्वेंशियल सीजर्स विदाउट रिकवरी इन बिटवीन दैम। ठीक है, सीजर हम पढ़ चुके क्या होता है, एक तरह का पैरोक्सिसिमल इलेक्ट्रिकल एक्टिव एबनॉर्मल पैरोक्सिसिमल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है इन द ब्रेन विद सेंसरी मोटर और बिहेवियरल। तो वही मल्टीपल टाइम्स हो जाए बिना रुके, है ना, या फिर कंटिन्यूस हो जाए तो उसको स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। इसी का हायर वर्ड रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस, कि हमारा सीजर जो है परसिस्ट कर रहा है डिस्पाइट फर्स्ट लाइन बेंजोडाइजेपिन और सेकंड लाइन फेनेटोइन वेलप्रोइड, है ना। इनको यूज़ करने के बाद भी हमारा कर रहे हैं तो इसको, है ना, तो हम स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। सुपर रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस की बात करें कि ये जो है अगर कंटिन्यू कर रहा है और या फिर रेकर कर रहा है विद इन 24 आवर्स आफ्टर यूज ऑफ एनेस्थेटिक थेरेपी, जो कि हमारे क्या आते हैं, मिडाज, फिनोबार्बिटोन, है ना। फिनोबार्बिटोन में क्या, थायोपेंटोन और प्रोपोफोल, तो और वो भी काम नहीं करे, कीटामिन और टोपेरामेट, तो उसको सुपर रिफ्रैक्टरी। वाई टोपेरामेट इज द करेक्ट आंसर। अब हम इसकी बात करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि हम पहले क्वेश्चन क्या है, फिर उसके बाद उस डिटेल टॉपिक को जानेंगे एंड हमारा करेक्ट आंसर क्या है और वो क्यों है ना। अब इसकी बात करते हैं। टोपेरामेट जो होता है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक होता है ना। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक मतलब ये ब्रॉडली काम करेगा, है ना। तो ये मल्टीपल मैकेनिज्म से काम करेगा। मल्टीपल मैकेनिज्म हमें क्या करना है, जो सीजर है वो एक एबनॉर्मल पैरोक्सिसिमल इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ही तो है ना। ब्रेन एक्टिविटी की, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से ब्रेन में उसकी वजह से इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उनको इनिबिट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सब चीज़ों को इनिबिट करेंगे। हम सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देंगे, एम्पा और काइनेज ग्लूटामेट को ब्लॉक कर देंगे, कार्बोनिक एनहाइड्रेस को ब्लॉक कर देंगे। लेकिन गाबा जो है उसको हम क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। गाबा को क्योंकि गाबा का खुद एक इनिबिटरी मैकेनिज्म होता है, तो इसलिए हम उसको प्रमोट कर देते हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसको देखो हम ओरल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी ओपीकाई की में जो गाइडलाइंस दी थी उसमें पढ़ा। और इसको हम एनजी ट्यूब से भी यूज़ कर सकते हैं। एनजी ट्यूब मतलब नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, नाक से नली डालते हैं और ड्रग को हम दे देते हैं। ठीक है, ये एनजी ट्यूब का मेन रोल आता है जब हमें आईवी लाइंस नहीं मिलती। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं न्यूनेट्स, उनमें हमें वीन्स ही नहीं मिलती है, तो हम ड्रग्स तो दे नहीं सकते। हम अपना लोराज़ेपाम और जो मिडाज है वो जो हमारे फर्स्ट लाइन थे, है ना, 0.1 mg/kg, वो तो आईवी रूट से ही दिए जाएंगे। लेकिन अगर वो सब काम नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें सीजर तो अबॉर्ट करना ही है ना, तो हम क्या यूज़ करेंगे, टोपेरामेट यूज़ करेंगे। ये मेनली आईसीयू सेटिंग्स में यूज़ किया जाता है एंड पीडियाट्रिक्स में यूज़ किया जाता है। अदर ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है हम उसकी बात करते हैं। देखो क्लोनाज़ेपाम जो है, पाम आ रहा है तो ये क्या है, बेंजोडाइजेपिन। क्लोबाज़ैम ये क्या है, बेंजोडाइजेपिन, है ना। तो बेंजोडाइजेपिन है ये जो कि गाबा पे काम कर रहा है, तो गाबा को ये क्या कर रहा होगा, प्रमोट कर रहा होगा। ठीक है, एंड इसका मैकेनिज्म क्या होगा, गाबा प्रमोटर। ठीक है, एंड यूज्ड फॉर ये तुम्हारा मायोक्लोनिक सीजर में यूज़ किया जाता है। मायोक्लो मतलब मसल एंड क्लोनिक मतलब, है ना, स्पाज्म। तो ये मसल स्पाज्म जिसमें होता है उसको अबॉर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। एक्यूट सीजर्स में यूज़ कर सकते हैं, है ना हमारा। ठीक है, बेंजोडाइजेपिन फर्स्ट लाइन थे जो कि हमने मेनली कौन से यूज़ करे थे, लोराज़ेपाम, मिडाज, है ना। ये एक्यूट कंट्रोल में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन क्लोनाज़ेपाम ज़्यादातर नहीं यूज़ किया जाता। ठीक है, इसका लॉन्ग हाफ लाइफ होती है, इसलिए इसका लिमिटेड रोल होता है इन मैनेजिंग सुप्रा रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस। ठीक है, क्लोबाज़ैम की बात करें तो ये भी एक बेंजोडाइजेपिन है ना। इसका मेन यूज़ हम लेनक्स गैस्टाउट सिंड्रोम में यूज़ करते हैं। ठीक है, वाई नॉट, ये बेस्ट चॉइस क्यों नहीं है, लेनक्स गैस्टाउट में यूज़ कर रहे हैं। ये एडजेक्टिव थेरेपी में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि इतना हमने
देखा नहीं है इसका इफेक्टिवनेस, है ना, लेस डाटा है इसके बारे एज कम्पेयर टू टोपेरामेट, है ना, तो टोपेरामेट इज़ द बेस्ट चॉइस। एंड लेमोट्राइजिन की बात करें तो लेमोट्राइजिन लास्ट ऑप्शन, ये इनहिबिट करता है सोडियम चैनल्स को, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को, रिड्यूस करता है ग्लूटामेट, है ना, एम्पा काइनेज जो था, काइनेज, है ना, ये भी हमने पढ़ा था यहाँ पे, एम्पा काइनेज ग्लूटामेट रिसेप्टर जो है उसको ये भी इनहिबिट करता है। ये मेनली किस में यूज़ करते हैं, जनरलाइज्ड सीजर और फोकल सीजर्स में, और बाइपोलर डिसऑर्डर में लेमोट्राइजिन का यूज़ होता है। इसको हम अवॉइड क्यों करते हैं, क्योंकि ये एस स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, सीवियर रैश कॉज कर देता है ना। इसको अब हम याद कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, टोपिरामेट, है ना, ये टोपिरामेट का टॉप, ये टॉप लेवल का ड्रग होता है ना, ट्राई ओरल पिल्स टॉप लेवल का ड्रग होता है, तो ये मल्टीपल मैकेनिज्म से काम करेगा, मल्टीपल मैकेनिज्म में हमारा क्या मैकेनिज्म हो गए, एक तुम्हारा सोडियम ब्लॉक हो गया, गाबा को प्रमोट हो गया, एम्पा इनहिबिट हो गया, एंड एक और चीज़ इनहिबिट कर रहे थे हम, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, है ना, इन सबको इनहिबिट कर दिया। ठीक है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं हम, टॉप से टोपेरामेट, टी से टोपेरामेट, ये ओरल रूट से दिया जाता है, जो कि क्वेश्चन में ही था, है ना, और पी से प्रूवन होता है ये तुम्हारा किसके लिए, सुप्रा रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए। ठीक है, क्लोमाज़ेपाम और क्लोबाज़ेम के बारे में हमने क्या याद किया, ये बेंजोडायज़ेपिन्स होते हैं, इनका बाकी किसी ऑप्शन का भी किसी लेना देना नहीं है इससे, सुप्रा रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस से। टोपेरामेट के रूट क्या होता है, ओरल और नेजोगैस्ट्रिक रूट, है ना, ये इफेक्टिव होता है सुप्रा रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस में। ठीक है, लेमोट्राइजिन मेनली अवॉइड क्यों किया जाता है, क्योंकि ये एसजीएफ रैश कॉज कर देता है और इसका स्लो टाइट्रेशन होता है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग the use of benzodiazepine in the initial management of status epilepticus? Mark the correct word. Focus on the important points, words used in the question. Benzodiazepines and initial management of status epilepticus. Word initial is very important because question is asking about only initial management of status epilepticus. As we already studied about the we can solve this easily. This is the multiple choice question, है ना, it is the specialty of the UPSC CMS exam that in this type questions are asked. They give multiple statements and ask whether how many statements are correct. ठीक है, statement 1, up to 2 doses may be used 5 minutes apart if the seizure are not controlled. ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि IV लोराज़ेपाम और IV मिडाज़ोलाम हम देते हैं 0.1 mg पर kg, देन उसको हम 5 मिनट्स बाद रिपीट करते हैं अगर हमारा सीजर अबॉर्ट नहीं हुआ है तो। ठीक है, मैक्सिमम हम 2 डोज दे सकते हैं। और एक और चीज़ याद रखी थी हमने कि हमें साथ में उसकी मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ को भी करेक्ट करना होता है, जो हमने इन्वेस्टिगेशन भेजी थी, ग्लूकोज और कैल्शियम मैग्नीशियम ये सब, है ना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट, फॉर लोराज़ेपाम ओनली अ सिंगल डोज शुड बी यूज्ड इवन सीजर आर नॉट कंट्रोल्ड। ओनली सिंगल डोज नॉट, हम 2 डोज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट, डोज ऑफ मिडाज़ोलम एट दिस स्टेज 1 से 15 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट इन्फ्यूज़न। हम इस स्टेज पे थोड़े यूज़ करते हैं, हम कब यूज़ करते हैं, यहाँ पर ये सुप्रा रिफ्रैक्टरी वाली स्टेज में हम यूज़ करते हैं, सुपर रिफ्रैक्टरी, है ना, सुपर रिफ्रैक्टरी वाली स्टेज में यूज़ करते हैं ICU में, जब हमें सीजर हमारा अबॉर्ट ही नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें हमने ध्यान दिया था कि हमें पता है कि हम सबसे पहले मेडिकेशंस के नाम पे क्या यूज़ करते हैं, IV
लोराज़ेपाम, IV मिडाज़ोलम, या फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि हम फेनेटोइन यूज़ कर सकते हैं, फॉस्फेनेटोइन यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप इज सोडियम वैल्प्रोइट, लेवेसिटाम, देन phenobarbital. Then we come to anesthetic drug midazolam and coma induced phenobarbital like thiopental and propofol, and at last IV ketamine and oral topiramate is used, है ना। तो यहाँ पर थी ये स्टेटमेंट IV मिडाज़ोलम, वो भी 1 से 30 लिखा है, लेकिन तो कहीं पे मतलब किसी ने यूज़ किया था कि 1 से 15 भी होता है, तो शायद ये करेक्ट है, लेकिन हम बुक ओपी गाई की बात मानेंगे। 1 से 30 हमें याद रखना है। ये 10th एडिशन ऑफ ओपी गाई का मैंने यूज़ किया है, ठीक है। ठीक, 10th एडिशन है ना। फोर्थ स्टेटमेंट इज डोज ऑफ बोथ लोराज़ेपाम एंड मिडाज़ोलम इज 0.1 mg/kg, इट इज़ करेक्ट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 1 और 4 हो जाएगा, है ना। हमें बस इतनी नॉलेज की ज़रूरत थी, है ना। दिस नॉलेज इज सफिशिएंट फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। आई विल लोराज़ेपाम एंड मिडाज़ोलम दोनों यूज़ कर सकते हैं, और मतलब दोनों में से कोई एक 0.1 mg/kg यूज़ किया जाता है ना। और हम मैक्सिमम 2 डोज यूज़ कर सकते हैं 5 मिनट्स अपार्ट, ठीक है। अब इसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, 1 और 4 हो गया, ठीक है। इसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में एक टेबुलर फॉर्म में लिखने की कोशिश की। लोराज़ेपाम, डायज़ेपाम एंड मिडाज़ोलम, इसमें बेंजोडाइज़ेपिन्स के बारे में डिस्कस किया। लोराज़ेपाम और ये मिडाज़ोलम हम किस रूट से देते हैं, IV रूट से भी देते हैं, और मिडाज जो है वो तुम्हारा IV और भी में IM और ऐसे भी दिया जा सकता है, लेकिन IM का जो डोजेज है वो डिफरेंट है, ठीक है। इन दोनों का डोज एक्यूट सीजर के लिए क्या रहता है, 0.1 mg/kg रहता है। देन अगर हमारा सुपर रिफ्रैक्टरी वाली कंडीशन में है तो हम मिडाज को यूज़ करते हैं 1 से 15 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट, है ना। लेकिन जो ओपी गाई में दिया है वो 1 से 30 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट दिया है, ठीक है। रिपीट हम सब कर सकते हैं, तीनों को रिपीट कर सकते हैं मैक्सिमम 2 टाइम्स, है ना, ठीक है। एंड इन्फ्यूज़न की बात करें तो इन्फ्यूज़न में हम किसको यूज़ कर सकते हैं, मिडाज़ोलम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग हाइपरनेट्रीमिया। तो फोकस इंपॉर्टेंट पॉइंट, करेक्ट एंड हाइपरनेट्रीमिया इन चिल्ड्रन, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, तो हम पहले स्टेटमेंट्स देखेंगे और फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया ये UPSC सीमेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट, डायबिटीज इंसिपिडस ड्यू टू EDH डिफिशियंसी ऑफ हाइपरनेट्रीमिया। सेकंड स्टेटमेंट, एडिशन डिजीज may be associated with hypernatremia. Third, boiled skimmed milk can lead to hypernatremia. Fourth is lactulose can lead to hypernatremia. तो हमें पहले causes of hypernatremia देख लेते हैं, फिर हम इसे easily solve कर पाएंगे। देखो hypernatremia होता क्या है, पहले इससे ही पहले हम hypernatremia देख लेते हैं कि hypernatremia क्या होता है। देखो 2 वर्ड्स में बना है ये, एक हाइपर और एक नाइट्रीमिया, है ना। हाइपर मतलब ज़्यादा और नाइट्रीमिया मतलब सोडियम इन ब्लड, है ना। तो मतलब सीरम है ना, सीरम सोडियम लेवल की हम बात कर रहे हैं। तो सीरम सोडियम लेवल वो भी ज़्यादा, तो मतलब नॉर्मल क्या होता है, पहले नॉर्मल की बात करते हैं। 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, है ना। ये जो है ये तुम्हारा नॉर्मल होता है, ठीक है, ठीक है। अगर 145 से ज़्यादा है तो उसको हाइपरनेट्रीमिया कहा जाता है, ठीक है। यही इसकी डेफिनेशन हो गई। हाइपरनेट्रीमिया डिफाइंड एज इंक्रीज इन सीरम सोडियम, है ना, मोर देन 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसका टोटल बॉडी सोडियम काउंट से कोई लेना देना नहीं है, वो लो भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है, ठीक है। अब कॉजेज़ ऑफ हाइपरनेट्रीमिया की बात करें तो मेजर कॉज जो होते हैं वो होता है ये कि सोडियम जो है कम हुआ है ना। सोडियम कम हुआ है तो पानी
लॉस हुआ होगा जिसकी वजह से सोडियम बढ़ा है ना, या फिर हमने अलग से सोडियम का ही इनटेक कर लिया है, ठीक है, या जो सोडियम को कम करता है एंटी ADH वो कम हो गया है, ठीक है, और या फिर हमने पानी सही से नहीं पिया जिसकी वजह से सोडियम कम हो गया है। तो इसका एक टेबुलर फॉर्म दिया था, वो उसको पढ़ लेते हैं। हाइपरनाइट्रीमिया की बात करें तो हाइपरनाइट्रीमिया के 3 मेन कॉज हमने क्या क्या पढ़े। एक तो वाटर का ही लॉस हो गया, जिस पानी की कमी हो गई तो इससे सोडियम क्या होगा, बढ़ जाएगा। H2O कम हुआ तो सोडियम क्या हो गया, बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ है ना कि नॉर्मल फ्लूइड लॉस हो गया, तो या फिर तीसरा हमने सोडियम का अलग से इनटेक कर लिया, ठीक है। तो प्योर वाटर लॉस के कॉज क्या होते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस जो कि सेंट्रल और नेफ्रोजेनिक हो सकता है, इनसेंसिबल कोई भी लॉस हो रहा है, या फिर हमारी जो मदर है बच्चों में क्या कॉज होता है, ये इनएडिक्वेट फीडिंग की वजह से, है ना, फ्लूइड प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से सोडियम का कंटेंट बढ़ जाता है। हाइपोटोनिक फ्लूइड लॉस की बात करें तो इसमें 2 कॉज हो सकते हैं। फ्लूइड कैसे लॉस हो रहा है ना, रीनल कॉज हो सकता है या फिर GI कॉज हो सकता है। तो रीनल से हमारा क्या होता है कि हम निकल ज़्यादा रहा है तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक, या फिर पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव डायूरेसिस, पॉलीयूरिक फेज है ATN में, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, है ना, उसकी वजह से पॉलीयूरिक फेज। और GI की बात करें तो इसमें वॉमिटिंग ज़्यादा हो रहा है, डायरिया, लैक्टोलोस, है ना, दीज आर द कॉजेज। एंड गेन की बात करें तो अलग से हमने फ्लूइड चढ़ा दिया उसको, ठीक है, इंजेक्शन ऑफ नमक उसने ज़्यादा खा लिया, सेलाइन का इन्फ्यूज़न करा दिया हमने, है ना, फ्लूइड ज़्यादा चढ़ा दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, एक्सेस सोडियम इनटेक, ये सारे कॉज हो गए। जो हमारे ऑप्शन में दिए थे वो थे बॉइल्ड स्किम्ड मिल्क, है ना, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म एंड कुशिंग, ये सब इसके कॉज होते हैं, ठीक है। हाइपरनाइट्रीमिया एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैंने इतना डिटेल डिस्कस किया। अब किया ही है तो इसकी ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। हमें क्या करना है कि हमारा फ्लूइड लॉस हुआ है तो हमें पहले तो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड को रीगेन कराना है। उसके लिए हम बोलस दे देंगे, 1 से 2 बोलस दे देते हैं 20 ml पर kg, है ना, NS का, ओवर 20 मिनट्स, ताकि हमारा जो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम है उसको हम रिस्टोर कर सकें। हमारा टारगेट क्या होता है फ्लूइड देने का, एक देखो तरीका होता है कि हमें एक टारगेट वैल्यू मेंटेन करके चलते हैं कि हमें इतना तो मेंटेन कराना ही है। तो टारगेट टाइम टू अचीव सीरम सोडियम लेवल 145 से 157 था, तो हम 24 आवर में उसे 145 लाने की कोशिश करेंगे। अगर 170 तक चला गया है तो हम 48 आवर्स में 2 दिन का टाइम लेंगे। एंड 180 अबव चला गया है तो हम 72 आवर्स लेंगे। और 184 अबव 196 अबव चला गया है ना, 196 तक चला गया तो हम 84 आवर्स लेंगे, ठीक है। ये इस केस में हमें किडनी रिप्लेसमेंट की भी थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इन मॉडरेट टू सीवियर क्रोनिक हाइपरनाइट्रीमिया जहाँ पर 157 से ज़्यादा है तो हम पहले तो फ्लूइड करेक्शन ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्लूइड करेक्शन के लिए हम मेनली यहाँ पे 3% सेलाइन का यूज़ करते हैं शुरुआत में, एंड बाद में लोअर सोडियम कंटेंट मेंटेनेंस फेज में, ठीक है। फ्लूइड रेट जो है वो 1.5 टाइम्स रखा जाता है, 1.25 टू 1.5 टाइम्स मेंटेनेंस, है ना। एंड हमें फिर पेशेंट को मैनिटर करना होता है 4 आवर्ली, और ठीक है कि उसका जो वैल्यू है सोडियम का वैल्यू शुड नॉट फॉल बाय मोर देन 0.5 पर आवर, ठीक है, शुड नॉट, है ना, इससे कम नहीं जाना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए मतलब, ठीक है। एंड और अगर कोई ऑनगोइंग लॉस है तो इसको भी हमें रिप्लेस करना होता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर बच्चा सीजर डेवलप कर लेता है या फिर उसका कोई क्लिनिकल स्टेटस है, उन सबको भी हमें अलग से मैनेज करना है। ये होगी हमारी हाइपरनाइट्रीमिया की बात, है ना। हाइपरनाइट्रीमिया क्या क्या ऑप्शन दिए थे, हमारा डायबिटीज़ इंसिपिडेंस, पहला ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, है ना। एडिसन मे बी एसोसिएटेड विद हाइपरनाइट्रीमिया, दैट इज़ इनकरेक्ट क्योंकि ये हाइपो वाली कंडीशन है। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हमारा दिया था, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म
वो हाइपरनेट्रीमिया कॉज कराता है। बॉइल्ड स्किम्ड मिल्क हमने अभी पढ़ा। ये क्या है, मतलब अलग से फ्लूइड इनटेक है तो है ना, तो ये जो है ये तुम्हारे हाइपरनेट्रीमिया कॉज करा रहा है। ठीक है, ठीक है। एंड अब इसी को इजी लैंग्वेज में मैंने लिखने की कोशिश की है। हाइपरनेट्रीमिया मतलब 145 से ज़्यादा। इट इज़ यूजुअली ड्यू टू वाटर लॉस, जिसकी वजह से या तो सोडियम का लॉस ज़्यादा होता है या फिर एक्सेसिव सोडियम गेन, है ना। इन किड्स ये मेनली डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, इनकरेक्ट फीडिंग की वजह से होता है, या फिर डायबिटीज़ इंसिपिडस की वजह से होता है। हमारी पहली स्टेटमेंट, अब हम जो मेरा तरीका है डिस्कस करने का कि पहले हमें पता करना है कि हमारी स्टेटमेंट क्या करेक्ट है और फिर वाई इट इज़ करेक्ट एंड वाई अदर स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो पहला डायबिटीज़ इंसिपिडस, ये ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ADH में कॉज हाइपरनेट्रीमिया, ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेंट्रल डायबिटीज़, और हमने अभी पढ़ा था सेंट्रल या फिर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस, ये कैन कॉज हाइपरनेट्रीमिया। कैसे? सेंट्रल डायबिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे ADH कम हो जाएगा। एंटी डायूरेटिक मतलब ये इसका काम क्या है, सुसु को कम करना, है ना। डिक्रीज यूरिन, एंटी, ज़्यादा सुसु को कम करना। तो अब ये कम हो गया तो इससे क्या होगा, सुसु बढ़ जाएगा, तो यूरिन लॉस होगा, मतलब फ्लूइड लॉस, है ना। फ्लूइड लॉस ज़्यादा होगा, फ्लूइड लॉस ज़्यादा होगा तो हाइपरनेट्रीमिया। ठीक है, यही लिखा है। फ्री वाटर लॉस होगा जिसकी वजह से सोडियम बढ़ जाएगा एंड हाइपरनेट्रीमिया कॉज कर देगा। सेकंड स्टेटमेंट एडिशन, ये इसमें क्या होता है, एडिशन हाइपरनेट्रीमिया से एसोसिएट नहीं है। इसमें एड्रेनल का इंसफिशियंसी हो गया, मतलब एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल का इंसफिशियंसी हो गया, जिसकी वजह से होता क्या है कि इसमें सोडियम लॉस होता है, वॉल्यूम डिप्लीशन होता है एंड ये हाइपोनेट्रीमिया कॉज करता है, नॉट हाइपरनेट्रीमिया। बॉइल्ड स्किम्ड मिल्क की बात करें तो कैन लीड टू हाइपरनेट्रीमिया। बॉइल्ड स्किम्ड मिल्क की बात करें तो ये क्या होता है, ये तुम्हारा लो इन वाटर एंड हाई इन सॉल्यूट, है ना, मतलब इसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है एंड सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से हम बच्चे को देंगे तो सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है तो जो सोडियम है वो बढ़ जाएगा, तो हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा। ठीक है, लैक्टोलोज की बात करें तो लैक्टोलोज खुद क्या कराता है, ऑस्मोटिक डायरिया कराता है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ फ्री वाटर ज़्यादा होगा तो उससे डिहाइड्रेशन हो जाएगा और हाइपरनेट्रीमिया हो जाता है बच्चों में। ठीक है, और ये ज़्यादातर यंग चिल्ड्रंस में होता है जिनको अलग से लैक्टोलोज दिया जाता है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक डायरिया का कारण हो जाता है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग statements are correct regarding the management of GI bleeding in children? Mark the correct word and management of GI bleeding in children. First statement, somatostatin or octreotide infusion should be given to for at least 7 days after stoppage of initial bleeding to prevent rebleeding. somatostatin और ये क्या है, वैसो एक्टिव एजेंट है, तो ये ब्लीडिंग को कम कर देते हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है ना। एंडोस्कोपिक स्क्लेरोथेरेपी इन्वॉल्व्स एंडोस्कोपिक इंजेक्शन ऑफ साइनोएक्राइलेट, साइनोएनब्यूटाइल 2 साइनोएक्राइलेट और आइसोब्यूटाइल 2 साइनोएक्राइलेट। इट इज़ इनकरेक्ट। हमें स्क्लेरोथेरेपी में हम क्या यूज़ करते हैं, स्क्लेरोजेंट यूज़ करते हैं, जो कि इथेनॉलमीन और सोडियम टेट्राडेकाइल सल्फेट है। लेकिन जीआई ब्लीडिंग में, अपर जीआई ब्लीडिंग में मेनली क्या यूज़ किया जाता है, 1% इथॉक्सी स्क्लेरोसल यूज़ किया जाता है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट, endoscopic sclerotherapy EST has up to 90% efficacy in controlling acute bleeding. Following an episode of acute varicose bleeding, all statements should, तो ये सही था एंड ये भी सही है। हमें रीब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम सारे पेशेंट्स को सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस देते हैं।
अब इसमें मल्टीपल में हमारा क्या जाएगा, हमारा फर्स्ट ठीक है, थर्ड ठीक है एंड फोर्थ ठीक है, तो हमारा आंसर जो चला जाएगा मेन थर्ड एंड फोर्थ चला जाएगा। अब मैंने ये कैसे बताया, इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है। अपर GI ब्लीडिंग में देखो, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें कॉज पता करना है। उसके लिए हम एंडोस्कोपी करते हैं और हम साइड आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो ब्लीडिंग है वो कहाँ से हो रही है। उसको रोकने के लिए हम सबसे पहले वैसे एक्टिव एजेंट्स देते हैं, सोमेटोस्टेटिन या फिर ऑक्ट्रोट्राइड, ताकि हमारी जो ब्लीडिंग है उसको रोक दें, या फिर अगर रुक भी चुकी है तो उसको रीब्लीड को रोकने के लिए हम वैसे एक्टिव एजेंट्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा एंडोस्कोपिक स्क्लेरोथेरेपी यूज़ किया जाता है। इसमें स्क्लेरोसेंट यूज़ करते हैं, जो कि मैं बता चुका हूँ। 1% एटॉक्सी स्क्लेरोसल, इथेनोलामीन ओलिएट एंड सोडियम टेट्राडेकाइल सल्फेट यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमने उस टेम्परेरी तो रिलीफ पा लिया। अगर हमारी दोबारा ब्लीडिंग ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस सभी पेशेंट्स को देते हैं। ऑल पेशेंट्स शुड रिसीव सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस टू प्रिवेंट रीब्लीडिंग, है ना। इसमें क्या होता है, हम नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ करते हैं, एंडोस्कोपिक बेड लाइगेशन का यूज़ करते हैं, है ना, और टिप्स सर्जरी का यूज़ करते हैं रिफ्रैक्टरी केस में, ठीक। तो अभी इसको मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। मैनेजमेंट ऑफ GI ब्लीडिंग पे हमारा क्वेश्चन था इन चिल्ड्रन। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, अपर GI ब्लीड से रिलेटेड है, मतलब वेरिसेल ब्लीडिंग से रिलेटेड है, जो कि किसकी वजह से होता है, मेनली पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से होता है। तो पहली स्टेटमेंट जो कह रही थी हमारी कि सोमेटोस्टेटिन और ऑक्ट्रोट्राइड शुड बी गिवन एटलीस्ट 7 days आफ्टर स्टॉपेज ऑफ इनिशियल ब्लीडिंग को हमें रोकने के बाद हमें रीब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए ये यूज़ करते हैं। ये ऑक्ट्रोट्राइड एक सोमेटोस्टेटिन एनालॉग ही है, जो कि स्प्लैंक्निक ब्लड फ्लो को कम करता है। पोर्टल हाइपरटेंशन स्प्लैंक्निक ब्लड वेसल से बना होता है, तो उसको हम कम कर देंगे तो जो पोर्टल प्रेशर है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पोर्टल प्रेशर कम हो जाएगा, है ना, डिक्रीज, तो हम रीब्लीडिंग को रोक पाएंगे, ठीक है। और ये एटलीस्ट 5 days तो यूज़ करना चाहिए, और ऑफन हम 7 days तक यूज़ कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट एंडोस्कोपिक स्क्लेरोथेरेपी, इसमें एन-बुटाइल साइनोएक्राइलेट और आइसोब्यूटाइल टू साइनोएक्राइलेट का लिखा था, लेकिन ये गलत है। ये हमारे होते क्या हैं, एन-बुटाइल साइनोएक्राइलेट और आइसोब्यूटाइल साइक्राइलेट, ये ग्लू थेरेपी में यूज़ किए जाते हैं, ना कि गैस्ट्रिक वेरिसिस में, ना कि स्क्लेरोथेरेपी में। मैं बता चुका हूँ कि एंडोस्कोपिक स्क्लेरोथेरेपी में क्या यूज़ करते हैं हम। एंडोस्कोपिक स्क्लेरोथेरेपी में 1% इथॉक्सी स्क्लेरल एंड इथेनोलामीन ओलिएट एंड सोडियम टेट्राडेकाइल सल्फेट ये यूज़ किए जाते हैं। कम टू थर्ड स्टेटमेंट, एंडोस्कोपिक स्क्लेरोथेरेपी हैज़ अप टू 90% एफिकेसी इन कंट्रोलिंग एक्यूट ब्लीडिंग। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। सक्सेस रेट इसका 80 to 90% होता है। फोर्थ स्टेटमेंट, फॉलोइंग एन एपिसोड ऑफ एक्यूट वेरिसेल ब्लीडिंग ऑल पेशेंट्स शुड रिसीव सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस टू प्रिवेंट रीब्लीडिंग। इसके बारे में मैं अच्छे से बता चुका हूँ कि हम सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस में क्या यूज़ करते हैं। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, एंडोस्कोपिक लाइगेशन का यूज़ करते हैं, एंड समटाइम हमें टिप्स की भी ज़रूरत पड़ती है, मतलब टिप्स जो रिफ्रैक्टरी केसेस में यूज़ किया जाता है, ये एक सर्जरी है, ठीक है। सो फाइनल आंसर इज थर्ड एंड फोर्थ, है ना। Now come to next question. Which of the following are advantages of endotracheal intubation in children? Advantages of endotracheal intubation in the children requiring pediatric advanced life support, है ना। ये तो इसमें हमसे मेनली क्या पूछा है, एडवांटेजेस पूछे हैं एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के पल्स में। पल्स क्या है, पीडियाट्रिक एडवांस लाइफ सपोर्ट, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को जानने से पहले हम पल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि होता क्या है। ये एक चार्ट दिया था, इसी का मतलब पीडियाट्रिक एडवांस लाइफ सपोर्ट का। हमें अगर बच्चा कोई भी कार्डियक अरेस्ट के साथ आता है तो हमें CPR सबसे पहले शुरू करना है। उसके लिए हम DFib का यूज़ कर सकते हैं और बैग ऑफ मास वेंटिलेशन साथ में अटैच करना है। फिर हमें उसे देखते रहना है कि रिदम चेक करनी है,
वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या फिर एसिस्टोल में तो नहीं जा रहा है। अगर वेंट्रिकुलर पीवीटी प्रोक्सिमल वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में जाता है तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक देना है, CPR फॉर 2 मिनट्स। एंड अगर शॉकेबल है तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक देना है, अगर नहीं है तो हम एसिस्टोल वाली कंडीशन में जाएंगे और एपिनेफ्रिन देंगे, CPR देंगे, ठीक है। और अगर शॉक वाली कंडीशन है तो हम CPR देके 2 मिनट बाद दोबारा फिर एपिनेफ्रिन को रिपीट करेंगे और फिर दोबारा चेक करेंगे। अगर रिदम दोबारा शॉकेबल है तो हम ECG करेंगे, मतलब है ना। शॉकेबल है तो शॉक देंगे एंड फिर CPR देके फाइनली हम अमाइडोरन यूज़ करते हैं और लिग्नोकिन, अमाइडोरन और लिग्नोकिन यूज़ करते हैं, ठीक है। और एसिस्टोल या फिर PEA वाली कंडीशन है तो हम एपिनेफ्रिन देते हैं सबसे पहले और फिर CPR देते हैं। फिर उसके बाद सेम कंडीशन हम चेक करेंगे हर 3 से 5 मिनट बाद एपिनेफ्रिन देंगे और रिदम का ECG करेंगे, रिदम देखेंगे कैसी है। अगर शॉकेबल है तो हम डायरेक्ट शॉक देंगे, अगर नहीं है तो फिर हम दोबारा CPR देंगे और फिर दोबारा ECG करेंगे। इस तरीके से हम पीडियाट्रिक एडवांस लाइफ सपोर्ट चेक करते हैं। इस दौरान हमने देखा था बैग एंड मास्क वेंटिलेशन और करते हैं तो इसमें हमें ET ट्यूब की भी ज़रूरत पड़ती है। ET ट्यूब ये मोस्ट वेंटिलेशन का है ना मोस्ट इफ़ेक्टिव एंड रिलायबल मेथड होता है। तो हमसे क्वेश्चन जो था वो एडवांटेजेस पर था, तो हम पहले सारी एडवांटेजेस देख लेते हैं फिर हम उस पर जाएंगे। इट इंश्योर्स एडिक्वेट वेंटिलेशन प्रोवाइड कराता है ये, ठीक है। एडिक्वेट वेंटिलेशन प्रोवाइड कराता है। एस्पिरेशन जो हमने डाल दिया तो गैस्ट्रिक कंटेंट का एस्पिरेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। टाइम एंड इंस्पिरेटरी टाइम एंड इंस्पिरेटरी प्रेशर पीक ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, सक्शन कर सकते हैं। पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी कैन बी प्रोवाइडेड। और लेकिन इंट्यूबेशन के लिए हमें मेन चीज़ क्या है, स्किल की ज़रूरत होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब ये कब ज़रूरत पड़ती है, जो हमें बच्चे को ट्रांसपोर्ट करना होता है ट्रांसपोर्ट टाइम के दौरान कि हम ये हॉस्पिटल नहीं संभाल पाएगा तो हम उसको रेफ़र करते हैं, तो हम उस दौरान उसे कम से कम इंट्यूबेट करके भेजते हैं ताकि उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएं, ठीक है। इसके लिए क्या साइज यूज़ कर सकते हैं हम एंडोट्रेकियल ट्यूब का, तो इसके लिए मैंने 3 पॉइंट्स को मार्क किया है कि साइज पहले एज देखेंगे, अगर 1 साल से ऊपर है या फिर न्यूनेट है ना, या फिर 2 साल से ज़्यादा है। 1 साल से ज़्यादा में हमें मिलीमीटर में साइज ट्रेकियल ट्यूब का देख सकते हैं। एज इन ईयर्स अपॉन 4 + 4, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। इन न्यूनेट्स में बात करें तो डेप्थ ऑफ इंसर्शन हम बर्थ वेट प्लस 6 एंड डेप्थ ऑफ इंसर्शन इज एज इन ईयर्स अपॉन 2 + 12, ठीक है। एंड कंफर्मेशन कैसे किया जाता है, कंफर्मेशन तुम्हारा ट्यूब का चेस्ट रेडियोग्राफ या फिर हम स्टेथ लगाते हैं और ऑस्कल्टेट करते हैं ओवर अपर एब्डोमेन, ठीक है, विद एक क्या कहते हैं एयर पुश की जाती है ताकि फिर उस साउंड्स को हम ऑस्कल्टेट करके कंफर्म करते हैं कि ट्रेकियल ट्यूब पोजीशन में है या नहीं है, ठीक है। This is the method and come to the statements given in the question. First statement is this question is about advantages of endotracheal tube only. Topic is important, that's why I discuss complete pulse pediatric advanced life support. First statement is inspiratory time can be controlled. Statement is correct, inspiratory time can be controlled. Positive and expiratory pressure can be provided,
This is positive and expiratory pressure can be provided. This is correct. And peak expiratory pressure can be controlled. This is incorrect. Peak inspiratory pressure or inspirated time can be controlled. Last statement, reduce risk of aspiration of gastric contents. This is the correct statement according to OP Ghai. Somehow others are in other book that is डिस्कस्ड दैट कि चांसेस ऑफ ये बढ़ जाते हैं, लेकिन हम OP Ghai की बात मानेंगे तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. दैट्स वाई आंसर विल बी 1, 2 and 4. This is the correct answer. Come back to the detailed discussion according to statements. Inspiratory time can be controlled, and tracheal tube allows precise control over ventilation parameters. Inspirated time और हमारा इंस्पिरेटेड टाइम और इंस्पिरेटरी पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर को भी ये कंट्रोल कर सकते हैं. और एंड इसको पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर कैन बी प्रोवाइडेड. ठीक है. रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ रेस्पिरेशन, ये सही है ना. एंड ये क्यों गलत है? क्योंकि हमारा पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं हम पीक एक्सपिरेटरी जगह. ठीक है, मैंने डिस्कस कर दिया. देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. एंड अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये डिटेल वीडियो पसंद आई होगी. और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं कल या परसों तक अपलोड कर दूँगा. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर if you find this info knowledgeable. Thank you.